कलयुग के संसार में ढूंढ रहा था महात्मा, आज हुए हम नतमस्तक, आज हुए राजस्थान के व्यापारी नतमस्तक, मिली अर्जुन राम जी जैसी आत्मा। आज आधुनिक भारत के अम्बेडकर के रूप में पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में विख्यात है सम्मानीय अर्जुन राम जी मेघवाल। जोरदार करताल ध्वनि से इनका स्वागत करिए। और बैठिए 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 आप शांति से। कृपया सभी सामने बैठ जाइए। आप भी बैठो बिना बोलिए भारत माता की जय। आवाज भाई इनका तो पूरा एक काम होता है। बोलिए भारत माता की भाई बैठ जाइए। अब थोड़ा डिस्टर्बेंस तो हो गया लगता है मालाओं को लेकर के, लेकिन अब तो बैठ जाइए। थोड़ा बैठ जाओ ना आप, बैठे बगैर ये वर्कशॉप जो है थोड़ी टेक्निकल है, ऐसे समझ में नहीं आएगी जी। आप बैठोगे तभी समझ में आएगी। आप एक बार बैठिए थोड़ा, इधर से भी बैठिए। आप भी कुछ बैठेंगे क्या? अरे अमित जी आपकी माला पहनूंगा, अभी पहले ये काम कर लें पहले। अमित भाई सब हो जाएगा। राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जयपुर व्यापार संघ द्वारा शांति रखिए, कार्यक्रम। आप शांति रखिए, बैठिए। थोड़ा एक बार बैठेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि आधे घंटे का ही प्रोग्राम है। शांति से सुनेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि सब्जेक्ट एक टेक्निकल है, आपसे जुड़ा हुआ भी है। वन नेशन वन इलेक्शन आज का सब्जेक्ट है। एक मिनट भाई साहब, आप इधर आ जाइए, आप इधर बैठ जाइए। वन नेशन वन इलेक्शन, थोड़ा सामने भी आ जाएंगे तो ठीक रहेगा। इस अवसर पर हमारे राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष माननीय सुनील सिंघी जी, हमारी लोकसभा में साथी सांसद, जयपुर से माननीय सांसद, लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्रीमती मंजू शर्मा जी, हमारे चैम्बर के, वो शब्द मैं यूज नहीं करूंगा लेकिन सबसे वरिष्ठ तो कह ही सकता हूं आपको, उन्होंने कहा भीष्म पिता में मत कहो, तो सबसे वरिष्ठ तो कह ही सकता हूं माननीय KL जैन साहब। हमारे वन नेशन वन इलेक्शन को जन जागृति करने के लिए जो कार्यक्रम पार्टी ने हाथ में लिया है, उसके राजस्थान प्रदेश के ये कोऑर्डिनेटर बने हैं श्री सुनील भार्गव जी। हमारे व्यापारी कल्याण बोर्ड के राजस्थान के जो सदस्य बने हैं ऐसे सुभाष गोयल जी, सुरेश जी सैनी, हमारे मंच संचालन करने वाले अरुण जी अग्रवाल, हमारे सामने बैठे हुए प्रमोद वशिष्ठ जी, धीरेन्द्र कौशिक जी, विकास शर्मा जी, अविनाश जोशी जी, आकाश शर्मा जी, श्याम जी अग्रवाल जी, सभी को नमस्कार करता हूं। जयमनी जी भी बैठे, भी मेरा नाम आपका भी नाम ले रहा हूं, जगदीश जी आपका भी ले रहा हूं, नरेंद्र जी आपका भी ले रहा हूं, सबका ले रहा हूं, सबको नमस्कार। बहुतों को जानता हूं, अधिकतर को जानता हूं, क्योंकि मैं इस सभागार के लिए नया नहीं हूं। KL जैन साहब साक्षी होंगे कि मेरी कई भूमिकाएं इस सभागार में रही है। मैं भी यहाँ आपके तरह सामने बैठ करके, मुझे लगता है 100 से ज़्यादा तो मैंने कार्यक्रम अटेंड किए ही होंगे, बाबड़ा जी से लेकर के, गौरव सिंह जी से लेकर के। लेकिन आज मुझे आप लोगों की कृपा से मंच पे बैठने का अवसर मिला। मोदी जी की कृपा से मैं देश का कानून मंत्री बना और मुझे तो महत्वपूर्ण बिल पास इंट्रोड्यूस करने का अवसर मिला, जिसकी जानकारी मैं देता हूँ। हम ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग से न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग गए। 5 दिन का हमारा सेशन था। मीडिया में भी आ रहा था, जनता भी पूछ रही थी कि इस 5 दिन के सेशन में आप क्या करोगे। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री जी का काम करने की शैली है, अचानक बताया कि लोकसभा और विधानसभाओं में
महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने का बिल हम उस विशेष अधिवेशन में लेकर के आएंगे और लेकर के आए भी। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग से जब ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग से जब हम न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग गए और 5 दिन का जो सेशन हुआ उसमें जो बिल पेश किया गया और बिल पास हुआ लोकसभा राज्यसभा से दोनों से, वो कॉमन लैंग्वेज में वुमेन रिजर्वेशन बिल कहलाता था, लेकिन पास होने के बाद वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम बन गया। उसको भी पेश करने का काम मोदी जी ने मुझे दिया, पायलटिंग का काम मुझे दिया, लोकसभा में भी बहस का जवाब मैंने दिया, राज्यसभा में भी बहस का जवाब मैंने दिया। तो जो चैम्बर से सीखा था उसका उस चैम्बर में भी मैंने लाभ लिया, काम आया। वो भी चैम्बर है, उसको भी हम लोकसभा का चैम्बर ही बोलते हैं, जो इस चैम्बर से सीखा। हाँ, जगदीश जी साक्षी, हमने बीके के चैम्बर से भी बहुत सीखा, सीतापुरा से, कनकपुरा से, झोटवाड़ा से, सबसे बहुत सीखा। अभी मैं कहीं रियाद या पता नहीं कहाँ गया था तो कृष्णा सरिया वाले वो गुप्ता जी मिल गए थे, क्या नाम है उनका, विनोद जी। तो ऐसे बहुत से लोग मिलते रहते हैं। बोला आप हमारे वहाँ आए थे, तो मैं निश्चित रूप से, मैं यहाँ एक जिला उद्योग केंद्र होता था जयपुर का, उसका तो मैं जीएम था ही, लेकिन जब हरिशंकर जी भाबड़ा वित्त मंत्री और उद्योग मंत्री थे तो उनका मैं ओएसडी भी था, इसलिए इस चैम्बर का ज़्यादा साक्षी बना। अब दूसरा महत्वपूर्ण बिल, वन नेशन वन इलेक्शन, उसको भी इंट्रोडक्शन करने का जिम्मा मोदी जी ने मुझे दिया। और आपने देखा होगा, हमने इस बिल को जब इंट्रोडक्शन में लेके आए लोकसभा में तो कुछ पार्टियों ने इसका विरोध किया, जिसके आपके मन में भी क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन भी आपके मन में जो है उसके कुछ जवाब देने की इस संवाद से ही प्रयास करूंगा। उन्होंने क्या कहा कि साहब संघीय ढांचे में प्रहार होगा। केएल जैन साहब साक्षी ही, 52 का चुनाव आपने जैन साहब देखा, लोकसभा विधानसभाओं के एक साथ हुआ, 57 का चुनाव एक साथ हुआ, 62 का चुनाव एक साथ हुआ, 67 का चुनाव एक साथ हुआ। तब संघीय ढांचे पे प्रहार नहीं हुआ। अब किसी कारणों से आपका ये क्रम टूट गए। अब इसका बांग्लादेश युद्ध का विषय ले लो या और कोई कारण से ले लो, या धारा 356 का दुरुपयोग का विषय ले लो, इस कारण से क्रम टूट गया। चुनाव एक साथ नहीं हो रहे। हमारे संविधान निर्माताओं ने लोकसभा की अवधि भी 5 साल रखी, विधानसभाओं की अवधि भी 5 साल रखी। तो ये बीच में जिसका सुनील भार्गव साहब जिक्र कर रहे थे, मध्यावधि चुनाव, शब्द यूज होने लग गए। मध्यावधि चुनाव का उस समय भी जिक्र है। अब ये जब ज्यादा शुरू होने लग गया तो हर साल चुनाव तो कुछ विपक्षी दल कहते हैं कि आप जल्दी लेकर के आए। ये आपके मन में भी होगा कि आप क्या इसको बहुत जल्दी पास करना चाह रहे हैं। आपने इसमें चर्चा नहीं की, कंसल्टेशन नहीं किया। मैं कंसल्टेशन के लिए आपको बताना चाह रहा हूं, 1983 ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पहली रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट जिसको हम बोलते हैं। उसमें उन्होंने जिक्र किया कि ये लोकसभा विधानसभाओं का चुनाव एक साथ होने का क्रम टूट गया, इसको एक साथ करना चाहिए, ये हमारा इलेक्शन रिफॉर्म है। ये कौन कह रहा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है। जल्दी कहाँ है जी? 1983 से कितने साल हो गए जैमिनी जी? कितने साल हुए 1983 से? तो जल्दी तो नहीं है ना। यही विषय जो मंजू जी कह रहे थे कि अपने को बताना है जनता के बीच में, हम जल्दी नहीं कर रहे हैं, ये पहले से ही चल रहा है। 1983 में हमारा शासन नहीं था, तब ये विषय आया कि एक साथ चुनाव होने चाहिए। उसके बाद 1999 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई, तो जल्दी में कहाँ है? उस समय भी रिपोर्ट आई कि एक साथ चुनाव होना चाहिए, ये 117वीं रिपोर्ट थी। उसके बाद एक नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसने भी अपनी रिपोर्ट दी कि एक साथ चुनाव होने चाहिए लोकसभा और विधानसभाओं के। उसके बाद 2015 में हमारे लॉ एंड जस्टिस की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी, उसने भी रिपोर्ट दी कि एक साथ चुनाव होने चाहिए, वो रिपोर्ट थी 79th। उसके बाद 2015 में लॉ कमीशन की 255वीं रिपोर्ट फिर आई कि भी हमने पहले बोला, किया नहीं 2015 में। उसके बाद 2017 में नीति आयोग, वहाँ एक वर्किंग ग्रुप बना जिसका नाम था एनालिसिस ऑफ द साइमल्टेनियस इलेक्शंस।
द व्हाट, वाई एंड हाउ सारा अध्ययन हुआ। उन्होंने भी कहा एक साथ होने चाहिए। उसके बाद 19 जून 2019 को जब हमें भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें मिली थी, तब ये बैठक हुई थी। सारे इसमें फ्लोर लीडर नहीं थे, इसमें सभी दलों के प्रमुख लोग थे जो दल को चलाते हैं। उसकी मीटिंग हुई, उसमें 16 राजनीतिक दलों ने, 19 राजनीतिक दलों ने भाग लिया, कांग्रेस ने उस समय भाग नहीं लिया, लेकिन 16 राजनीतिक दलों ने भाग लिया। जो दल चलाते हैं वो लोग आए थे। हमारे लोकसभा और राज्यसभा में जो फ्लोर लीडर है वो नहीं, जो कोई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, किसी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी है, वो लोग आए थे। उसमें 16 राजनीतिक दलों ने एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया। 3 राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे थे, इसका मतलब बहुमत उस समय भी हमारे साथ था। उसके बाद 73 स्वतंत्रता दिवस हमारा 15 अगस्त 2019, उस समय लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि समय आ गया है कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए। जल्दी में है क्या जमनी सी? ये तो कितने प्रयास हो रहे हैं। तो ये आपको आपके अपने एसोसिएशन में बताना है। आपकी बहुत अच्छी एक ग्रुप बना हुआ है, थिंक टैंक जिसको आप बोलते थे पहले मेरे जमाने में, तो आप आजकल क्या बोलते मुझे पता नहीं। मैंने कहा कैसे बैठते हो? आप बोला हम थिंक टैंक है। तो उस थिंक टैंक का प्रयोग आप करो। आप उसके बाद आप केवड़िया में एक 80वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ था। जितने भी हमारे विधानसभाओं के अध्यक्ष हैं उनको हम पीठासीन अधिकारी बोलते हैं। विधानसभा, विधान परिषद देश में प्रिजाइडिंग ऑफिसर का सम्मेलन हुआ, हमारे स्पीकर साहब भी थे। वहां प्रधानमंत्री जी का भाषण था, उसमें भी उन्होंने जिक्र किया कि इसमें भी चर्चा करो भैया। केवड़िया में हुआ। केवड़िया कहाँ है पता है ना आपको? गुजरात है, गुजरात गुजरात गुजरात। और वहाँ क्या चीज फेमस है? सरदार पटेल जी की सरदार पटेल साहब की मूर्ति है। कितने मीटर ऊंची है? 180। हाँ, ये आपने अच्छा बताया। क्या नाम है आपका? शंकर लाल जी के लिए ताली तो बजाओ भाई जोरदार। 182 क्यों है भाई? बताया किसी को? जानकारी दे रहा हूँ। जाके आए हैं साहब। नहीं, जाके आना आप अलग बात है। ये 182 क्यों है कि ये सब पूछा गया। नरेंद्र मोदी जी वहाँ मुख्यमंत्री थे, पूरे देश से लोहा मंगा। अविनाश जी है ना हमारे, हाँ बैठे है ना। पूरे देश, अपने बीकानेर में लोहा इकट्ठा किया था ना, पूरे देश से गाँव से लोहा इकट्ठा किया था। लोह पुरुष थे ना सरदार पटेल साहब, और उससे वो मूर्ति बनी। लेकिन लोगों ने पूछा गुजरात का क्या कंट्रीब्यूशन है? तो प्रधानमंत्री जी का सोच देखिए। प्रधानमंत्री जी ने उस बैठक में कहा गुजरात का भी कंट्रीब्यूशन होगा। बोला क्या? कि गुजरात विधानसभा की सीटें हैं 182, तो इनकी हाइट 182 मीटर है। समझ में आ रहा है ना दुनिया की मोदी जी का काम करने का तरीका? सुनील भार्गव, सब समझ में आ रहा है? ऐसा काम करने का तरीका है, सोच। तो वहां केवड़िया में सम्मेलन में बात हुई। फिर आपका अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो दक्षिण अफ्रीका में एक साथ चुनाव हो रहे हैं, स्वीडन में एक साथ चुनाव हो रहे हैं, वहां भी तो नेशनल असेंबली और स्टेट असेंबली है भाई। जर्मनी में एक साथ चुनाव हो रहे हैं, बेल्जियम में एक साथ चुनाव हो रहे हैं, फिलीपींस में एक साथ चुनाव हो रहे हैं, इंडोनेशिया में चुनाव हो रहे हैं। मुस्लिम कंट्री है वो तो। फिर हमारे यहाँ चुनाव का विरोध क्यों कर रहे हैं? यही आज का चिंतन मनन मंथन का विषय है। उसके बाद 2 सितंबर 2023 के एक हाई लेवल कमेटी बनी, और वो हाई लेवल कमेटी भी बहुत, जिसको हम कह सकते हैं कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में बनी। मैं भी उसका एक सदस्य था लॉ मिनिस्टर के नाते, और सभी बड़े दलों के लोग भी थे। कांग्रेस के भी अधीर रंजन चौधरी जी थे। पहले तो वो उन्होंने कहा ठीक है मैं रहूंगा, लेकिन बाद में कोई पॉलिटिकल कारणों से विरोध हुआ होगा तो मना कर दिया। बाकी लेकिन तो सभी थे, गुलाम नबी आज़ाद साहब थे, सभी थे। उन्होंने 191 दिन लगाए। हरी में कहा कई बार इन हरी, अरे भाई हम हरी में नहीं है, हम तो इलेक्शन रिफॉर्म की प्रक्रिया में है भाई। सारा पूरा निचोड़ निकाल करके आपको दे रहे हैं। 191 डेज में 65 बैठकें की साहब। एक बैठक की क्या? 65 बैठक की रामनाथ कोविंद जी ने। उसमें अमित शाह जी भी सदस्य है, मैं भी सदस्य था, हरीश साल्वे जी भी सदस्य थे, NK सिंह जिनको आप जानते हो वो भी सदस्य थे। तो ये बिल्कुल उसमें 47 दलों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हमने बुलाया उनको, उसमें 32 दल सहमत थे 47 में से। कितने? 32। खाली 15 दलों ने फिर धीरे धीरे ऐसी राजनीति आने लग गई तो विरोध किया था, इसलिए बहुमत वहाँ भी हमारे साथ था।
अब राजनीतिक दलों के अलावा जो हमने कंसल्टेशन किया इस HLC ने, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में जो HLC बनी थी, उसने जो राजनीतिक दलों के अलावा जिनसे हमने सलाह ली, अध्ययन किया, राय लिया, उसमें फिक्की है, CII है, एसोचैम है, ऐसी बिजनेस बॉडी से हमने बात की है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया उनसे हमने बात की है, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद जैसी लीगल ऑर्गेनाइजेशन से बात की है, विभिन्न अर्थशास्त्रियों से बात की है, सारे स्टेक होल्डर से बात की है, फिर ऑनलाइन हमने सुझाव मांगे, हजारों में लाखों में सुझाव आए, वो भी जो अच्छे सुझाव थे वो सब तो जल्दी में तो नहीं है ना जमीन साहब, हम तो कर तो प्रक्रिया से रहे ना, यही समझाना है आपको। फिर उच्च स्तरीय समिति की जो वेबसाइट, ईमेल, डाक, इसके माध्यम से भी प्रक्रियाओं का जो जितने सुझाव आए थे उसमें विश्लेषण किया, तो 80% लोग वन नेशन वन इलेक्शन के साथ। तो फिर हम 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति जी को हमने सिफारिश दी, हमारी कमेटी की, द्रौपदी मुर्मू जी को हमने, हमारी जो आदरणीय राष्ट्रपति जी है आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, उनको हमने ये हमारी सिफारिशें सौंपी। कब सौंपी? 14 मार्च 2024 को। फिर 18 सितंबर 2024 को कैबिनेट ने नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में इस SLC की जो सिफारिशें थी उनको स्वीकार किया। तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। फिर 12 दिसंबर 2024 को कैबिनेट द्वारा एक साथ चुनाव कराए जाने के बिल को अप्रूव किया। बिल पहले अप्रूव हुआ, फिर मैं लोकसभा में लेके आया। तो जल्दी तो नहीं है ना साहब? बिल्कुल नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं जल्दी कर रहे हैं। नहीं, कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी को नहीं है। कहाँ जल्दी कर रहे हैं भाई? फिर उन्होंने देखा भाई अब इसका तो लेट है आप। हाँ ये और है, अब हम जल्दी करें, आप बता रहे हो ना। फिर मैं लेकर आया तो उसमें से देखा भाई ये तो, मैंने इतना बताया वहाँ लोकसभा में, तो उन्होंने देखा भाई ये तो चीजें हमारे विपरीत आ रही है। तो विपक्षी दलों ने आपस में कुछ बात करके कहा कि साहब इसको कमेटी को भेज दो। चलो साहब अब कमेटी भी ले लो आप। भाई HLC अपना आप में बड़ी कमेटी थी, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो कमेटी को, तो कमेटी में भेज देते हैं। तो उसके लिए उन्होंने कहा नहीं ये JPC बने, तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी। उसके PP चौधरी जो पाली से MP हैं वो अध्यक्ष हैं, और 39 मेंबर हैं जी। बहुत बड़ा, वैसे आमतौर पे 31 सदस्य एक JPC होती है, करीब 20 लोकसभा से और 11 के आसपास राज्यसभा से, या 10 के आसपास राज्यसभा से, ऐसे सदस्य होते हैं। लेकिन ये इसमें 39 सभी दलों को हमने, छोटे दल भी हैं तो उनको भी हमने समाहित किया है। तो सभी दलों की राय आ रही है, मीटिंगें हो रही है। और अब जो आज मीटिंग हो रही है वो मीटिंग इसलिए हो रही है कि जनता को भी हमें जागरूक करना है कि ये देश हित में है। ये एक्शन, ये जो इलेक्शन रिफॉर्म का जो हम ये बिल लेकर के आए हैं, ये देश हित में है। ये जागृति आपको पैदा करनी है, इसके लिए हम आपके बीच में आए। लोगों ने कहा भी ये चैम्बर में क्यों रखा, तो इसमें एक रिपोर्ट में एक विषय आया है, ये मेरे ख्याल में NK सिंह साहब ने ही कहा है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। बहुत अच्छा उन्होंने अपनी टिप्पणी की है, आपके ध्यान में तो होगा ही, सुनील भार्गव साहब के। तो ये है HLC के समक्ष NK सिंह जी जो वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे, HLC के भी सदस्य रहे, उनके द्वारा प्रस्तुत एक पेपर, उन्होंने HLC के सामने एक पेपर प्रस्तुत किया। उसका टाइटल क्या था? माइक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ हार्मोनाइजिंग इलेक्टोरल साइकिल, ये इनका शीर्षक था। और उसमें एविडेंस फ्रॉम इंडिया करके उन्होंने शीर्षक में कहा कि मेरे अनुमान के अनुसार एक साथ चुनाव कराए जाने से GDP में लगभग 1.5%, मतलब 4.5 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि का अनुमान है। ये तो नुकसान ही हो रहा है। इसलिए देश हित में लिया गया निर्णय जी, एक साथ चुनाव कराने का निर्णय देश हित में लिया गया है। यहाँ भी एक विषय आया, शायद ये मास्टरों वाला विषय, तो केलजान साहब आप नहीं रखा ना? मास्टर लग जाते हैं चुनाव में साहब, सिक्योरिटी वाले लोग लग जाते हैं। जनता को सिक्योरिटी देने का काम होता है। कभी BSF कहीं जा रही है, पुलिस के लोग भी लगे हुए हैं, चुनाव हो रहा है, कभी किसी के चुनाव हो रहे हैं, कभी किसी के चुनाव हो रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं। तो ये भी एक विषय है, खर्चे का भी एक विषय है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श आचार संहिता, ये लगने से भी हमारे डेवलपमेंट के काम, गुड गवर्नेंस के काम भी अटकते हैं।
इसलिए मैं क्या कह शिक्षकों को भी लगा देते हैं। क्या किस टीचर हाँ टीचर अभी आए ना, शिक्षकों को टीचर ही था। हाँ ये भी केएल जैन साहब है, ये भी एन के जैन साहब है। तो ये इस कारण से ये हम बिल लेकर के आए हैं। इसे दो बिल हैं। एक बिल है जहाँ पूर्ण विधानसभा है, लोकसभा है, इनके एक साथ चुनाव हो। इसके बाद एचएलसी की रिपोर्ट में तो पंचायतों के चुनाव और नगर पालिका नगर निगम के चुनाव का भी जिक्र है, लेकिन अब हम फर्स्ट फेज में दो ले रहे हैं, लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ। उसके बाद उसको भी आगे प्रक्रिया में लेंगे। और दूसरा जो बिल है वो 3 हमारे यूनियन टेरिटरी से संबंधित विधानसभाएं हैं। दिल्ली हमारी यूनियन टेरिटरी की विधानसभा है, पांडिचेरी हमारी यूनियन टेरिटरी की विधानसभा है, और जम्मू कश्मीर भी हमारी यूनियन टेरिटरी की विधानसभा है। तो उनके चुनाव भी इसके साथ हो जाए, इसलिए वो दूसरा बिल है। तो ये 2 बिल हैं। तो इन दोनों बिलों को हमने उसको पब्लिक डोमेन में डाल रखा है। उसके आर्टिकल क्या क्या संशोधन होने वो भी डाल रखा है। एक मोटा मोटा अनुमान इन्होंने बताया सुनील भार्गव साहब ने, मैं और जिक्र कर देता हूँ। इस बिल में ये प्रावधान है, ये तो लोकसभा के चुनाव हो गए 2024 में, तो ये कमेटी की रिपोर्ट कहती है इसके बाद जो लोकसभा के चुनाव होंगे, तो अभी की प्रक्रिया के अनुसार तो 2029 ही है, क्यों भाई यही है ना। लेकिन अगर पहले भंग हो गई किसी कारण से, तो जब भी लोकसभा के चुनाव होंगे उसके बाद एक अपॉइंटेड डेट कहलाएगी लोकसभा की अवधि की। वो अपॉइंटेड डेट नोटिफाई होगी राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो सपोज करो 29 में चुनाव होते हैं लोकसभा के, तो उसके चुनाव होते ही एक अपॉइंटेड डेट नियुक्त हो जाएगी, तो उसकी लोकसभा की अवधि 5 साल तय हो जाएगी। उसके बाद जितने भी चुनाव होंगे किसके, विधानसभाओं के, वो इस डेट के साथ सिंक्रोनाइज करेंगे। सपोज करो 2029 में लोकसभा के चुनाव होते हैं, उसके बाद डेट एक नोटिफाई हो जाती है, तो 2030 में कोई चुनाव आएगा किसी विधानसभा का, तो वो 4 साल का होगा, ध्यान रखना। 31 में जो आएगा वो 3 साल का होगा, 32 में आएगा वो 2 साल का होगा। ऐसे करते करते जैसे ही हमारे 5 साल पूरे होंगे तब तक सारे विधानसभाओं के चुनाव हो जाएंगे अनएक्सपायर्ड पीरियड के, और उसके बाद जो चुनाव होंगे वो लोकसभा और विधानसभाओं के साथ साथ होंगे। समझ में आ रहा है क्या? क्या नहीं आया? हाँ, अब 34 कह दो, जो भी कह दो, अवधि तो अभी तो हम 29 है। अब लोकसभा वाले मैं जब हमने रखा तो कई विपक्ष के लोगों ने कहा पहले भंग हो गई, तो मैंने कहा भाई जब भंग हो गई चुनाव हो जाएंगे लोकसभा के, उसके बाद अपॉइंटेड डेट होगी, उसके बाद विधानसभाओं की डेट सिंक्रोनाइज हो जाएगी। तो हम किसका अधिकार छीन रहे हैं भाई? किसी का ही नहीं छीन रहे। ये इलेक्शन रिफॉर्म हम इसको सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, अधिकार कहां छीन रहे हैं जी? आपका चुनाव हो जो 29 के बाद वो इस लोकसभा की डेट के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगा। कोई 3 साल का चुनाव होगा विधानसभा का, कोई 4 साल का होगा, कोई 2 साल का होगा, दिक्कत क्या है भाई इसमें? और जब 34 के चुनाव होंगे तो एक साथ होंगे, तो एक साथ चुनाव हो गया जो 52 में हुआ था। अविनाश जी 28 की विधानसभा और होगा, क्या होगा? कौन सा? 28 की विधानसभा। अरे आपको क्यों चिंता कर रहे हो? जितना पीरियड बचा उतना ही होगा, जितना पीरियड बचा उतना ही होगा। उसके बाद जो 6 महीने का इसमें संविधान में प्रावधान है वो अपन देख लेंगे, वो आपका अभी चिंता मत करो। आपका विषय है, इंपॉर्टेंट विषय है। इनको चिंता ये इनका चिंता ये नहीं है, इनके टिकट का विषय भी है। वही चिंता ज्यादा है। वही चिंता ज्यादा, 6 साल वाली चिंता है, 6 साल वाली चिंता है। तो ये सिंक्रोनाइज हो जाएगा। कोई सारा अध्ययन किया जी हमने, जितने भी टेक्निकल इनपुट लेने थे लिए हैं, जितने भी वकीलों से राय लेनी है लिए हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक सीजीआई भी इसमें आए हैं जी, इस कमेटी के सामने, एचएलसी के सामने। इलेक्शन कमीशन के मुख्य चुनाव आयुक्त भी आए हैं, उन्होंने भी अपनी राय दी है। तो हम सब सोच समझ के कर रहे हैं। लेकिन लोग कह रहे संभव है, मैं कह रहा हूं मोदी है तो संभव है, मोदी है तो संभव है, मुमकिन है। अब देखिए नारी शक्ति बंधन, नहीं मैं एक बात बताऊं चेमनी सिंह, नारी शक्ति बंधन कितने सालों से अटका हुआ था? क्यों हुआ? क्योंकि मोदी जी की मन की इच्छा थी कि होना चाहिए। हम वुमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम वुमन लेड डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं करें? नारी हमारे गवर्नेंस का नेतृत्व करें, ये बात हम क्यों नहीं करें? तो वुमन डेवलपमेंट से जब हम वुमन लेड डेवलपमेंट की ओर बढ़े, तो
लोकसभा में और राज्यसभा में, लोकसभा में तो खाली 2 आदमियों ने विरोध किया था। ओबीसी की एक पार्टी के 2 लोग थे, उन्होंने कहा हम विरोध दर्ज कराएंगे, तो डिवीजन मांगा, विरोध किया। बाकी सब दलों ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का समर्थन किया। राज्यसभा में सर्वसम्मति से जो बिल फाड़ दिया गया था एक बार, कभी राज्यसभा में एक बार बिल फाड़ दिया गया था, और उसके बाद जब मोदी जी लाए नई संसद भवन में, तो उसके बाद बिल पास हो गया, और वो भी सर्वसम्मति से। तो मोदी की ताकत तो पहचानो, है या नहीं है? तो जब नारी शक्ति बंधन अधिनियम पास हो गया, तो लोग कहते हैं लागू कब होगा। यहाँ कुछ मातृशक्ति के लोग आए हुए हैं, तो पूछ रहे थे। इसमें 2 विषय हैं, एक है डिलिमिटेशन, एक है सेंसस। सेंसस का काम भी प्रक्रिया में है और डिलिमिटेशन का काम भी प्रक्रिया में। आपको डरने की जरूरत नहीं है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम संसद से पास है और वो 100% अगले चुनाव में लागू होगा, इसमें कोई दुविधा ही नहीं, दुविधा ही नहीं। तो उसकी भी तैयारी करनी है अपने को। सिंह साहब, ये महिलाएं तालियां जोर से बजा रही है साहब। नहीं, बजानी भी चाहिए, पर आपको तो अच्छा लग रहा है। बजानी भी चाहिए। मौज है। अभी सुनील भार्गव साहब मुझे याद दिला रहे हैं टाइम का, क्योंकि मुझे 12:50 की फ्लाइट पकड़नी। अब ये महिलाओं का विषय क्यों लिया कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, 7 मार्च को हम बैठे हैं, तो कल ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मैं एडवांस में ही बधाई देता हूं आपको, शुभकामनाएं। अब आप देखिए, आईटी अमेंडमेंट का जिक्र जैन साहब ने किया। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बना, कितने प्रोविजो डाल दिए, किंतु परंतु। कोई नियम किया, किंतु कोई नियम किया, परंतु प्रोवाइडेड, परंतु क्या, उसको समझने के लिए सीए को लगाओ, वकील को लगाओ, ये सारे हटा दिए भाई साहब, बहुत सरल कर दिया आपके लिए। 40,000 कंप्लाइंस। उसके लिए भी एक सेलेक्ट कमेटी बन गई, उसका सुधार का भी विरोध हुआ कि इसमें क्यों सुधार करो, इसमें क्या तकलीफ है। सारे मानने की व्यापारियों के हित में लिया गया निर्णय है, टैक्स पेयर के हित में लिया गया निर्णय है, उसके लिए भी सेलेक्ट कमेटी बनी। तो वो सेलेक्ट कमेटी के पास गया और वो भी जल्दी आपके पास होगा। तो जो इनकम टैक्स में सुधार होगा, अपने आप में अभूतपूर्व सुधार होने वाला है। अभी एक 1562 कानून हमने समाप्त किए। अमित जी बैठे हैं, कितने कर दिए? 1562। आपको पता है, व्यापारी बैठे हो, आपने अपनी फैक्ट्री में रंग रोगन नहीं कराया, एक कोई प्रावधान था। अरे यार, फैक्ट्री वाले को जचेगी तब करा लेगा रंग रोगन, आपने नहीं कराया, जुर्माना। मोदी जी ने कहा भाई उसके जचेगी तो करा लेगा यार, तो बंद कर दिया, समाप्ति कर दिया। आपने कोई पोस्ट कार्ड लिखा, अब टेलीग्राफ एक्ट में एक प्रावधान था, उस समय की जरूरत नहीं होगी, आपने किसी को पोस्ट कार्ड लिखा, एड्रेस किसी वजह से गलती एड्रेस में हो गई, लौट करके वापस आ गया, तो आपके पास ही जुर्माना और सजा। और क्या आपने गलत कैसे लिखा? ऐसे छोटे छोटे कानून सैनी जी समाप्त कर दिए हमने। आपके ध्यान में आ रहे हैं? कितने किए हैं? थोड़े नहीं किए हैं, 1562 किए हैं। और एक आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बिल आया है, उसका नाम था जन विश्वास बिल। जन विश्वास बिल। मोदी जी ने कहा व्यापारी पे विश्वास करो, वो जो एफिडेविट दे उस पर विश्वास करो। 40,000 कंप्लाइंसेस रद्द कर दिए, 40,000 कंप्लाइंस बंद किए हैं। और अब जन विश्वास बिल और भी आने वाला है, जिसमें अननेसेसरी के प्रावधान थे, कंपनी एक्ट में भी क्रिमिनल प्रोविजन थे। सब हम धीरे धीरे व्यापारी हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निर्णय ले रहे हैं, क्योंकि देश हित में आप काम कर रहे हो, जिसका चिंतन आप बता रहे थे। जी सर, देश हित में काम करने का विषय है। तो ये जो आज का जो कार्यक्रम था, उसमें जैसे मैंने बताया, जब हमने 18 वर्ष उम्र की वोटिंग राइट की, ये भी इलेक्शन रिफॉर्म था, ये सुनील भार्गव जी ने समझाया। वोटर आईडी बना, ये भी इलेक्शन रिफॉर्म था। ईवीएम आया, ये भी इलेक्शन रिफॉर्म है। महिलाओं को हमने रिप्रेजेंटेशन दिया 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत, वो भी इलेक्शन रिफॉर्म था। अब 1 नेशन 1 इलेक्शन कर रहे हैं, ये भी इलेक्शन रिफॉर्म है। तो रिफॉर्म का आप साथ दीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको लगता है, कोई लगता है कि कुछ चीज़ें रह गई है, तो एक बैठक और कर लीजिए। जयपुर तो मेरा घर है, चैम्बर में तो मैं आता ही रहता हूँ। 411 बैठेंगे।
तो आप हैं? इन नए कानून की एनएसएस के अच्छा, उनका भी जिक्र करना है। देखिए, भारतीय दंड संहिता जिसको आईपीसी आमतौर पे बोलते हैं, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, इनका हम संशोधन करके नए कानून क्यों लाए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने सोचा कि भारत के नागरिकों को दंड देना, इसके लिए कोडिफिकेशन करो। तो 1857 की क्रांति के बाद ये सारे कानून आए। तो अंग्रेजों को तो भारतीय नागरिकों को दंड देना था, इसलिए वो कानून लेके आए। नरेंद्र मोदी जी को भारतीय नागरिकों को न्याय देना है, इसलिए भारतीय न्याय संहिता लेकर के आए। इसमें थोड़ा फर्क आपको समझना पड़ेगा। ट्रिपल तलाक जैसा विषय भी कितना खतरनाक था, उसको भी समाप्त किया। ये बहुत सी चीज़ें सुधार की और हम बढ़े हैं। और मैं चाहता हूं कि बहुत अच्छी वर्कशॉप हुई है। इस वर्कशॉप के माध्यम से पूरे राजस्थान में इसका एक इको सिस्टम बने। सुनील भार्गव साहब, जगह जगह और भी चीज़ें हो और टेक्निकल चीज़ें आपके समझ में आ गई होगी। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। 2-4-5 मिनट है हमारे पास। 411-12 के लिए सब जगह करवा दें, सब जगह करवा दें। सब जगह, हाँ, जैन साहब कह रहे हैं सब जगह। भारत माता की, भारत माता की जय हो।